नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अतिक्रमण तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक हो गई है। 8 जनवरी को हल्द्वानी में बुलडोजर चलना था। हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था। अब 7 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कितनी जमीन रेलवे की, कितनी राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये टिप्पणी की है और पूछा है कि आखिर कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी जमीन राज्य सरकार की है। रेलवे का विकास जरूरी, लेकिन लोगों सालों साल से रह रहे हैं वहां पर। इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। ध्वस्त से पहले पुनर्वास योजना होनी चाहिए और आगे अतिक्रमण ना हो, सरकार इस बात को भी सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। तो 7 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी और 8 जनवरी को हल्द्वानी में बुलडोजर चलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी राज्य सरकार की है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी जानकारी मांगी है और राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है, जारी किया है कि दरअसल कहा गया है कि आगे से ऐसा अतिक्रमण ना हो। रेलवे का विकास जरूरी है, लेकिन लोग यहां पर सालों साल से रह रहे हैं और इस मामले को मानवीय नजरिए से भी देखना होगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि दरअसल मानवीय नजरिए से भी देखना होगा। रेलवे का विकास तो जरूरी है और इसी मामले को लेकर अब 7 जनवरी को माफ कीजिएगा, अगली सुनवाई है। और आपको बता दें कि दरअसल बुलडोजर चलने का आदेश हो गया था। हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़े हैं। राहुल, जिस तरह से अब हल्द्वानी से इन पूरे परिवारों को, हजारों हजार परिवारों को बड़ी राहत मिली, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल योगेश, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय की पीठ ने आज ये स्टे की कार्रवाई की है और पीठ ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले का कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये जो तरीका अपनाया गया था कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, सबको बेघर किया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने गलत माना है। उन्होंने कहा है कि पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इस मामले में आगे की कोई कार्रवाई की जाए। हालांकि योगेश, रेल विभाग को भी नोटिस जारी किया गया है, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट की बेंच ये मानकर चल रही है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही रही है और रेल विभाग की लापरवाही भी रही है। साथ ही योगेश, इस पूरे के पूरे विवाद के पीछे की एक और बड़ी वजह सामने आ रही है। हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए गाइडलाइन तय की गई थी, उस आदेश में एक बात पूरी तरह से साफ है कि उस आदेश में कहा गया है कि ये जो जमीन है जिस पर अतिक्रमण हुआ है, ये उत्तराखंड सरकार की जमीन है। जबकि जो नोटिस चस्पा किया गया था, उस नोटिस में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से करीब 2.25 किलोमीटर की जो भूमि थी उस पर ही अतिक्रमण बताया गया है, जिसे रेल विभाग अपना होने का दावा कर रहा है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जमीन जिस पर अतिक्रमण हुआ है, जिस पर हजारों परिवारों ने चाहे अवैध तरीके से ही घर बना रखे हैं, ये सवाल साफ होना जरूरी है कि इस जमीन का असली मालिक कौन है, उत्तराखंड की सरकार या फिर रेलवे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो, पहले रेल और उत्तराखंड सरकार अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इस जमीन का स्वामित्व किसे दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं जिनका जवाब अभी दोनों उत्तराखंड सरकार के जो जवाब आएगा उससे और रेल विभाग के जवाब के बाद ही साफ हो पाएंगे। योगेश, बिल्कुल, आपने कहा कि दरअसल ये जो जमीन है इस पे
में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार की जमीन एक तरफ दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ रेलवे विभाग की दावा किया जा रहा है। लेकिन राहुल, समझना हम ये चाहेंगे आपसे कि दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब रेलवे की जमीन पर इस तरह की अतिक्रमण की बात सामने आई है और उसे हटाने की बात कही जा रही है। सालों साल से ये परिवार वहां पर रह रहे हैं। रेलवे विभाग कहां पर था और राज्य सरकार अब तक क्या सोई हुई थी? क्या इन लोगों को नहीं पता था सालों साल से? क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि कई लोग, परिवार तो ऐसे बता रहे हैं कि सैकड़ों साल से वहां पर रह रहे हैं और इनकी कई पीढ़ियां वहां पर रही हैं, अब दूसरी तीसरी पीढ़ियां यहां पर चल रही हैं। तो क्या अभी तक ये, चाहे हम रेलवे का जिक्र करें या फिर सरकार का जिक्र करें, सोती नजर आए थे? देखिए योगेश, ये सिर्फ हल्द्वानी की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में जहाँ भी रेलवे ट्रैक है उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ जहाँ भी बस्तियाँ आपको दिखाई देंगी, जहाँ भी आपको मकान बने दिखाई देंगे, कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल रेल ट्रैक से 5 मीटर की दूरी पर ही बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगे हुए हैं। तो ये मसला कोई खाली हल्द्वानी का नहीं है, बल्कि इस मसले पर बड़े स्तर पर केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकारों को इस पर विचार करना होगा और कोई स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा, ताकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ये जब ये अतिक्रमण हो रहा था तो उस वक्त संबंधित विभागों से जुड़े हुए तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ रेल विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है, बल्कि जो उत्तराखंड की सरकार है उसके तत्कालीन अफसरों पर भी सवाल खड़े होते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना से पहले से ये लोग रहते चले आ रहे हैं, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, और तब से ही ये लगातार अतिक्रमण बढ़ता चला गया, लेकिन ना तो कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान दिया, ना ही भाजपा की सरकारों ने। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन अब ये माना जाए कि जिस तरीके से इन परिवारों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, अब पुनर्वास की बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा है, अब सरकार को इस बात को लेकर के भी जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रवक्ता का, ये कहे या कहे हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कुछ बयान सामने आया है क्या? क्योंकि जाहिर तौर पर है इन परिवारों को राहत भरी ये खबर उनके लिए है और ऐसे में ये लोग आस भी लगाए थे सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने तभी रुक किया था क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इनको राहत मिलेगी। देखिए योगेश, इस मामले में अभी तक सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पहले दिन से, जब से ये अतिक्रमण को लेकर धरना प्रदर्शन हल्द्वानी में चल रहा है, तब से ही कांग्रेस बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है। आपको ध्यान होगा कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ना सिर्फ धरने पर बैठे, मौन व्रत भी धारण कर लिया, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त सुनवाई चल रही थी, कांग्रेस के तमाम उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े हुए नेता खुद कोर्ट के भीतर मौजूद थे और पूरी की पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। जाहिर तौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां का ये मामला है, और निश्चित तौर पर माना जाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम वर्ग के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और उसका पूरा का पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। और शायद यही वजह है कि लगातार जहां सत्तारूढ़ दल बीजेपी शांत है, वहीं कांग्रेस इस मामले को पूरी तरह से भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से हल्द्वानी मामले पर भी इन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, और ये माना जा रहा है कि दरअसल जिस तरीके से इनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये रुख करेंगे तो इन्हें राहत मिलेगी, और वही हुआ जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जब सुनवाई हुई तो साफ तौर पर राज्य सरकार से कहा गया कि दरअसल पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए इन लोगों की, और उसके बाद इन लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए। और उधर देश भर में जैन समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड में तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला, पारसनाथ पर्वत पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है जैन समाज। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है, केंद्र श्री सम्मेद शिखर जी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जैन समाज के प्रदर्शनों को देखकर केंद्र बड़ा फैसला ले सकती है। मुंबई के आजाद मैदान में भी जैन समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जैन समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और न केवल झारखंड सरकार के खिलाफ बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ जैन समाज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करता नजर आ रहा है और आक्रोश व्यक्त करता नजर आ रहा है। झारखंड में तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यह आक्रोश की थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जैन समाज की तरफ से। पारसनाथ पर्वत पर आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है जैन समाज,
और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे तमाम अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है, कोई ठोस कदम उठा सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जैन समाज हो या फिर कोई अन्य समाज हो, किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। झारखंड के गिरिडीह की बात करें और इन दिनों जैन समुदाय का धार्मिक स्थल समेत शिखर जी सुर्खियों में है। वहीं आज गिरिडीह में विभिन्न जिलों के जैन धर्मावलंबी आए हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ निकल रहा है हमारे साथ जैन धर्म के लोग बात करेंगे, क्या कुछ निकल रहा है जी, कैसे क्या है आज का जो जुलूस है बहुत जुलूस है और जो समस्या चल रही है, आपको मालूम है शिखर जी को एक पर्यटन स्थल को कन्वर्ट करने का जो प्रयास बीजेपी ने कुछ 3-4 साल पहले किया था, संरक्षित जोन घोषित किया गया था, ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन के तहत क्या होता है कि 1 किलोमीटर की दूरी के बाद कोई भी आदमी उसमें रेस्टोरेंट या वो मांस मदिरा सब कुछ उसमें खिला कर सकता है। उसमें जो हमारी पावन भूमि है, जो पहाड़ है महाराज शिखर का, उसमें भी क्योंकि एक सवाल उठ रहा है सरकार की बातों से अब तक क्या लगा? बिल्कुल एकदम प्रॉमिसिंग है और ये होना ही है। आज तक इतने दिनों में या 2.5 महीने से चल रहा है ये, और इसमें कभी भी कोई नेगेटिव स्वरूप इसमें निकल के नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई कमेंट नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो ये आंदोलन गिरिडीह और समस्त झारखंड जैन समाज ने मिलकर ही, क्योंकि देखना लाजमी होगा सरकार क्या कदम उठाती है अपने दर्शकों को और भी लोगों से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं इंडिया वॉइस से प्रमोद खंडेलवाल, गिरिडीह। उधर कन्नौज में थानों की व्यवस्था जानने के लिए एसपी कन्नौज ने औचक निरीक्षण किया है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह देर रात अचानक कन्नौज के सौरिक थाने पहुंच गए, जहां ऑर्डर बुक में फरियादियों का मोबाइल नंबर न देख उन्होंने अधिकारियों को फरियादियों के नंबर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। थाने के निरीक्षण के बाद वो सौरिक नगर घूमने निकले, जहां उन्होंने दुकानों पर जाकर व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की है और सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर सीसीटीवी लगवाने के लिए भी व्यापारियों से चर्चा की है, जिस पर व्यापारियों ने सहयोग करने की बात कही है। उधर सीतापुर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि बसपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को युवक को उठाया था। देर रात परिजनों को जब उसकी मौत की खबर मिली तो गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस जब राजू को हिरासत में लेकर थाने ले जा रही थी तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। आनंद फानन में पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना पिसावा में गिरगांव गांव में वहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी प्रधान भूपेन जी उनकी लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या हो गई थी। पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी गई थी। उनके पुत्र अखिलेश जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं वो थाने पर तहरीर लेकर के दिए थे, लिख के दिए थे कि उसमें हमारे ही गांव के करीब 6 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है और उनमें एक राजू पुत्र हरदयाल का नाम भी था जिसकी लगभग 50 साल है। उनके मुकदमा लिखे जाने के पश्चात हमारे थाने के एसआई और चौकीदार सब लोग गाँव में गए जिगिनिया में, जो मुलजिम थे उन्हें बुलाने के लिए कि थाने में इंट्रोगेशन हो जाए उनसे, चूँकि क्या मामला पूरा जानकारी उनकी हो जाए। और इसी बीच में ये राजू पुत्र हरदयाल गांव पे घर पे अपने मिले, इनको थाने गाड़ी उठा के इनको ले ला रहे थे वो, और गांव से निकलते ही इन्होंने बताया कि मुझे उल्टी और खांसी की शिकायत हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द सीने में हो रहा है। तत्काल इनको ले करके सीएचसी पे गए और सीएचसी पे डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और बताया कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इनको तत्काल रेफर किया जिला अस्पताल के लिए। तो एसएसआई और उनकी टीम थाने पर ना आके सीधे वहीं से जाकर के इनको रेफर करा लिया और चले गए इस अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए। अभी मैं भी आपके साथ अस्पताल में आया हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि चूँकि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और उसकी रास्ते में मौत हो गई है। उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी गई है। परिजन को हम लोगों ने सूचना दे दिया है। क्या कोई बात हुई आपके परिजन से? हाँ, अभी नहीं हुई। मैं थाने पर ही जा रहा हूँ, उसकी जानकारी मुझे जस्ट अभी ही मिली है और जो विहित प्रक्रिया है मानवाधिकार आयोग की वो सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। इसके पूरे जो है पोस्टमार्टम डॉक्टरों का पैनल करेगा, वीडियोग्राफी इसमें होगी और भी जो भी गाइडलाइंस है माननीय आयोग की वो सारी हम लोग पूरी करेंगे। इसमें अभी तक के निष्कर्ष से ये थाने पे समझौता नहीं लाया गया था, बल्कि
ज्यों गांव से ये गाड़ी में पुलिस के बैठ के निकला, उसी समय इसके चेस्ट में पेन हुई और ये इसको खांसी या गैस की शिकायत हुई। तत्काल रास्ते में सीएससी पड़ती थाने से पहले हमारे एसएसआई उनकी टीम तत्काल सीएससी ले गई मानवतापूर्वक कार्य करते हुए और उसको एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा है बहुत ही सीरियस, तत्काल अस्पताल में रेफर हुआ ये और इसको यहाँ लाया गया। क्या कोई हंगामा भी हुआ था थाने पे? अभी कोई हंगामा नहीं हुआ है। कोई हमारी लगातार अभी जब से जानकारी आप लोगों ने हमको दिया है, हमारे एसएचओ में संपर्क में हूँ और थाने पर हमारी पोस्ट लगी हुई है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ परिजन को हम लोग बात करेंगे और अग्रिम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहित, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी और है, अपडेट है आपके पास? जी मैं बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला जो है सीतापुर के कुसावा थाना केस का है, जहाँ से बसपा के सेक्टर अध्यक्ष हैं जो है वो खेत पे जाते तो जब देर होने पर जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिजन उनकी तलाश में पहुंचे तो वहीं पास में खेत में उनका शव पड़ा मिलता है। तो परिजन उनको सीएससी ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही परिजनों का क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है? जी, परिजनों ने अपने ही बेटे के ससुराल वालों पर, जिसमें 6 लोग हैं, जिसमें मृतक राजू जो पुलिस कस्टडी में जिसकी मौत हुई है, ये भी शामिल था। इसको शाम को पुलिस लगभग रात में 8 बजे के आसपास इसको थाने ले जाती है, जहाँ पे जो है घर वालों का कहना है कि घर से उसको बिल्कुल सही ले गए थे, लेकिन रात में पुलिस का फोन आया कि जो है राजू की मौत हो गई है। तो पुलिस परिजनों का एक तरफ सीधा कहना है कि पुलिस कस्टडी में पुलिस की पिटाई से हमारे राजू की मौत हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि दरअसल पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी अगर दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। रायबरेली पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने एक महिला का गला रेतकर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद से ही ये दोनों बदमाश फरार थे। बदमाशों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उधर देवरिया में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में चल रहा था फरार, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जियाउल हक सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। बघौच घाट पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये आरोपी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इसकी तलाश थी। 25,000 का इनामी था, जिसकी आज गिरफ्तारी हो गई है। देवरिया से बड़ी खबर है, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के हत्थे ये बदमाश चढ़ा है। हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है और देवरिया पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जियाउल हक सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी था जियाउल हक सिद्दीकी, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बघौच घाट पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ा है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से बड़ी खबर है, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। जियाउल हक सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। 25,000 का इनामी था जियाउल हक सिद्दीकी और हत्या के मामले में फरार चल रहा था। हत्या के मामले में फरार चल रहा था जियाउल हक सिद्दीकी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो गई है अब उसकी। देवरिया पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 का इनामी है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। हत्या के मामले में फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। घनश्याम, 25,000 का इनामी जियाउल हक सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? घनश्याम जी, आज सवाल बता। 25,000 का इनामी जियाउल हक सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। घनश्याम, क्या कुछ और इस पूरे मामले पर जानकारी है आपके पास? जी, आपको बता दें कि 2022 से हत्या के मामले में ये फरार चल रहा था। इसको काफी पुलिस खोजबीन की थी। इसके बावजूद
जब वो नहीं मिला तो 25,000 रुपए का इनाम घोषणा किया गया, जिसमें पुलिस बघौचघाट पुलिस ने इसको धुसवा से जो है चौराहे से इसको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जी, जेल भेज दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता मिली है देवरिया पुलिस को, बड़ी सफलता मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए घनश्याम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। काफी दिनों से ये फरार चल रहा था और हत्या का आरोपी था जियाउल हक सिद्दीकी। रुक करेंगे अब अलीगढ़ का, जहां पर अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के याकूतपुर में दबंगों ने एक महिला को उस वक्त गोली मार दी जब वो पूजा करने मंदिर जा रही थी। बताया जा रहा है कि गोली महिला के हाथ में लगी। उधर वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में फौरन भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दबंगों ने महिला को गोली मारी है। अलीगढ़ से ये खबर है, जहां पर घायल महिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। आपको बता दें कि पूजा करने जा रही थी महिला, जहां पर दबंगों ने महिला को गोली मारी और महिला के हाथ में गोली लगी है। आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची और जिसे वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। रुक करेंगे बिहार का, जहां पर मोतिहारी में सुबह एक बड़ी घटना होने से टल गई है। तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया है। मोतिहारी नगर के स्टेशन चौक के पास महात्मा गांधी पथ पर तेजी से जा रहे स्विफ्ट डिजायर कार ने एकाएक दाहिनी तरफ सब्जी दुकान पर खड़े 3 लोगों को रौंद दिया है। रौंदने के साथ कार बिजली के पोल से टकरा गई और जिसके बाद पोल टूटकर नीचे गिर गया है। फिर भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई और कार स्टेशन रोड के एक दुकान में घुस गई। हालांकि दुकान बंद थी, जिससे 3 लोग ही जख्मी हो सके हैं। ठोकर मारने के बाद भाग रहे कार के ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर नगर थाना को सौंप दिया है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से एक लड़के सहित 3 घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सब्जी सही आ रहे थे, एक बैग हटे है ना, तो कार के नीचे हम आ गए हैं। 3-4 गोड़ा के पोल को ढाते हुए भी यहाँ देह पर सब चढ़ गई, हाथ भी टूट गया है, पैर भी टूट गया है मेरा। कितने आदमी घायल हुए? लगभग 4 आदमी हैं। कार बहुत तेजी में थी? हाँ, बहुत। सब्जी सही आ रहे थे, एक बैग हटे है ना, तो कार के नीचे हम आ गए हैं। तो वहाँ मेरा रोड पे दुकान है, रोड के बगल में वहाँ दुकान है। हम लोग सब दुकान खोलते हैं। अब वहाँ से कम रोड से बहुत दूरी तक मेरा दुकान है वहाँ। अब रोड पे गाड़ी चला के आ रहा तो वहाँ से एक जने के नहीं 4-4 जने को वहाँ पे ठोक दिया है सर। वो वहाँ कोई ब्रेक भी नहीं फैले हुआ है, ना कोई दारू की ड्रिंक भी कुछ भी नहीं किया था। वो जानबूझ के ऐसे किया है घटना को सर। वो कौन आदमी? अब उसको हम लोग नहीं पहचानते हैं सर। कितने आदमी था सर वहाँ पे? 10-15 जने थे वहाँ पे। अब 10-15 जने में 3-4 जने को लगा। भाई मेरा गाड़ी के नीचे आ गया था। 4 जने का हाल बेहाल पूरा। कौन गाड़ी था सर? वो मारुति था। वो ये लोग सब्जी बेच रहे हैं? जी, हम अपना दुकान है सब्जी का, वहाँ दुकान है सर। रोज का दुकान है, रोज खोलते हैं, सुबह शाम लगाते हैं सर। क्या नाम है सर? वहाँ मेरा तीनों को रेफर किया गया है। एक का फ्रैक्चर बायलैटरल लोअर लिम्ब है, बोथ बोन ऑफ लोअर लिम्ब है फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर है, इसलिए उनको रेफर किया गया है। इन दोनों पेशेंट को भी हेड इंजरी है, इनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर सुभाष चंद्र भारती। तो बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को हेड इंजरी है और बच्चे को इपिलेप्सी का अटैक आ रहा है, मिर्गी का झटका आ रहा है हेड इंजरी के कारण। प्रॉपर दवा दे दिया गया है और हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बच्चे को स्टेबल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।